नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव पूरे 90 सीटों पर लड़ने के संकल्प के साथ राजनीतिक मैदान में उतरी हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारी लखनलाल साहू, गौतम सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह और महासचिव चिंताराम साहू सहित नवनियुक्त जिला अध्यक्ष पत्रकार सुधीर गुप्ता ने साहेब रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हमर छत्तीसगढ़ पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष लखन साहू, ठाकुर गौतम सिंह, जिलाध्यक्ष सुधीर गुप्ता और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ संसाधन संपन्न राज्य है। जनादेश मिलने पर सबको गरीबी की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। सबसे पहले हम चाहते हैं आप सभी का एक परिचय और राजनीतिक दल का नाम। राजनीतिक दल का नाम है हमर छत्तीसगढ़ पार्टी जी। हाँ, सभी संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी हैं, है ना। महामंत्री भी हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और अलग अलग संगठन। पद और नाम बता देते तो सुविधा होती। हाँ, लखनलाल साहू, मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ भी। केंद्रीय अध्यक्ष मतलब अखिल भारतीय स्तर की पार्टी बना है कि राज्य स्तर की राज्य क्षेत्रीय पार्टी? हाँ, क्षेत्रीय पार्टी, उसमें केंद्रीय अध्यक्ष होता है। हाँ, उसमें इसलिए कि कमेटी होती है जो प्रदेश के संगठन को कैसे ले जाना है, क्या करना है, उस पर चर्चा होती है। यहाँ से शुरू करें। हाँ, सुधीर गुप्ता से। गुप्ता जी, हाँ, गुप्ता जी को जिम्मेदारी दी है यहाँ का। कौन से पद की? पद का नाम अभी तो अध्यक्ष के लिए हम जिसको किए हैं। जिलाध्यक्ष, पूरा बॉडी बनाएंगे आप जिलाध्यक्ष के लिए। और बाबा जी बुजुर्गवार जो हैं, आप गौतम जी ठाकुर, आप बहुत वरिष्ठ हैं और पहले आप छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में थे और आज हमारे साथ हैं। अच्छा, शंकर गुहा नियोगी के साथ काम किए हैं। हाँ, ठीक। वो इनके साथ काम किया। हाँ, ठीक। नियोगी इनके साथ काम किए हैं क्योंकि अध्यक्ष रहे उस समय। चलिए। आप राजेंद्र सिंह केंद्रीय कमेटी में उपाध्यक्ष हैं जी। मैं चिंताराम साहू, महासचिव हूँ जी। अश्विनी कुमार साहू, केंद्रीय सदस्य। बता दो नाम तो बता। नहीं, ठीक है। और महेंद्र है उधर, महेंद्र प्रदेश कार्यकारिणी में है। हाँ, मैं केंद्रीय कमेटी में हूँ। ठीक है, चलिए। अब ये बताइए कि चुनाव आसन्न है, मतलब कायदे से कहा जाए तो 7 महीने हैं, क्योंकि बाकी तो फिर वो पॉम्पलेट छपवाने में, बैनर छपवाने में, ठीक है और प्रचार करने में चले जाते। तो 6-7 महीना पहले राजनीतिक दल का गठन करने का विचार कैसे आया और उसका उद्देश्य क्या है? हम तो इसको बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। हमारे पूरे टीमों ने अलग अलग सब जिलों में ये चर्चा हुई कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का विकास कैसे होगा, छत्तीसगढ़ का हित कैसे होगा। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ के विकास पे, यहाँ के लोगों पे स्थानीय स्तर पर व्यवस्था होना चाहिए। बहुत सारी समस्या है और इस समस्या का समाधान निकालना हमारा काम है जी। अभी राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, वो क्षेत्रीयतावाद के आधार पे, छत्तीसगढ़ियावाद के आधार पे मुख्यमंत्री बन गए और उनको जनादेश भी मिला और सरकार भी ठीक ठाक चल रही। उस स्थितियों में आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जो वांछित विकास है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या कारण देखते हैं आप? अब इसका कारण मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, पर ये जरूर बोलता हूँ, आप लोगों को मालूम है कि अभी दोनों राष्ट्रीय पार्टी के विधायक हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में। उन लोगों ने अभी कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, हमको 100 करोड़ चाहिए। अभी पेपरों में भी छपा है, 100 करोड़ मांग रहे हैं दोनों पार्टी के विधायक। इससे आपको क्लियर हो जाता है कि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। तो मतलब विकास के मुद्दे में आपकी हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी जो है मैदान में उतर रही है। तो पूरे प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं आप? हम तो 90 सीटों पे लड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम पूरे गांव-गांव चल रहा है जी। हम तो शहरों में अभी आए हैं, हमारा गांव क्षेत्र में, आप कोई भी गांव में जाएंगे तो हमारा आपको सदस्य मिलेगा, क्योंकि हम लोगों से चर्चा पे काम किए हैं। उन लोगों की राय पे, उनके सुझाव पे हमने 18 बिंदु अभी आपको दिए ना, इसी में है पूरा 18 बिंदु, जो क्या चाह रहे हैं, कैसा चाह रहे हैं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना हम किसी पार्टी के खिलाफ बात करेंगे, न किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलेंगे। हमारा काम है समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा, ये हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ का। किसी अन्य पार्टी से आप समर्थन लेंगे? जैसे आप अभी हमारा किसी पार्टी से कहीं बताए ना आपको, हम किसी पार्टी के बात हम इसलिए नहीं कर सकते, हमारा सोच अलग है। हम कहें यहाँ का समस्याओं का समाधान कैसे निकले, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हम अगर किसी पार्टी के खिलाफ बोलते रहेंगे तो हम तो उसी
वो है हमको समर्थन लेंगे क्या, जैसे आप बसपा या किसी करने का? देखिए वो समय बताएगा क्या है कैसा है। अभी तो हमारा कोई उद्देश्य है नहीं। अभी तो हमारा ये उद्देश्य है कि यहाँ की जनता का समस्याओं का समाधान कैसे निकालना है। अरे हम तो बहुमत सरकार बनाएंगे, हम किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी, जनता इसलिए हमारे साथ है। कितनी सीटें ला रहे हैं? हम तो 90 सीट में चुनाव लड़ रहे हैं ना। ला रहे हैं वो तो हम आपको बताएंगे ना, आज ही नहीं बता सकते। वो तो आप लोग बताएंगे इस चीज़ को कैसे कैसे करना है। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी जो छत्तीसगढ़ में है, हाँ। विधानसभा में है जी, दोनों में नाराजों की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है। हाँ। तो आपकी पार्टी के संपर्क में कोई है क्या बड़े नेता? नहीं, अभी तो हमने किसी से कोई संपर्क में नहीं है। हम अपने जमीनी लेवल पे काम कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेके जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि 15 साल भाजपा रही है और 5 साल अब कांग्रेस को भी हो गए, हाँ। तो दोनों मिला के 8 साल कांग्रेस 15 साल भाजपा। अब वो कौन से मुद्दे हैं जो अब आम जनता निचले लोगों के बीच लेकर जाएगी? हमारा तो उद्देश्य यही है ना, जनता से जो संपर्क में है, जनता जो बात कर रही है, संवाद जो हो रहा है, जो संवाद हो रहा है उनसे, वही चीज़ों को लेकर हम आगे आ रहे हैं। जी, ये पॉइंट नंबर 1 है, जाति भेदभाव विहीन समस्त समाजों के नागरिकों का सामाजिक एवं बुद्धिमत्ता आधारित राजनीतिक उत्थान। इसका थोड़ा विवरण बताएंगे। इसमें सभी समाज अलग अलग कोई बटे नहीं है, हम तो सभी समाज को एक साथ लेके चलेंगे, हमारा उद्देश्य है। अच्छा, एक इसमें केंद्रीय एक मामला टकरा रहा है कि मनरेगा जो है, हाँ, मनरेगा जो है केंद्र सरकार का द्वारा संचालित है और क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है। राज्य सरकार। लेकिन आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये हालात पैदा ना हो कि मनरेगा जैसी व्यवस्था यहाँ विकसित हो, मनरेगा की व्यवस्था पे जिंदा न रहना पड़े, कोई भी नागरिक मनरेगा में काम ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करेंगे। हाँ, आत्मनिर्भर करना तो चाहते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसमें मनरेगा का विकल्प बनेगा? इसकी योजना हम बना रहे हैं, उसको बताएंगे हम। अब चुनाव के पहले हम सब सारी चीज़ें अर्थव्यवस्था मतलब घोषणा पत्र भी अभी घोषणा पत्र बनाए नहीं है। अभी घोषणा पत्र अभी जारी, लोगों की राय ले रहे हैं ना, अभी तो हर जगह राय ले अभी रहे हैं। राय शुमारी चल रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो निर्माण है, महात्मा गांधी का जो सपना है, उसके आधार पर किया चुनाव में कांग्रेस जो है विधानसभा स्तर पर जाके अपने घोषणा पत्र तैयार की थी। वहाँ आम लोगों से, आम नागरिकों से, बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से मिलके आप जैसे धमतरी जिला है तो यहाँ की कुछ समस्या या यहाँ के जो मांग इसमें स्टडी हुई है क्या किया है, आपने अध्ययन किया है क्या? चर्चा कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इस पर। और हमारे कुछ लोग हैं अभी किसान गांव में, बहुत लोगों से ऐसी चर्चाएं सब चल रही धमतरी की है। बात कर रहे हैं। धमतरी की बात धमतरी को लेकर बातचीत हुई है कि आपकी कि यहाँ पे क्या प्रमुख समस्या है, क्या प्रमुख मांग है, इसको आप धमतरी में फिर से शुरू करेंगे और धमतरी के जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। हर जिला जिले अध्यक्ष में बना दिए, अपने अपनी रिपोर्ट देंगे। वो आगे के प्रोसीजर है सर। हर जिले में एक बुद्धिजीवियों का भी एक टीम बना के उनसे रायशुमारी की जाएगी। यहाँ क्या है, महासमुंद है, कांकेर है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, लेकिन ये बीच का हिस्सा धमतरी छूट रहा है, जबकि यहाँ कई जिलों से और कई प्रदेशों के लोग इलाज कराने आते हैं। तो क्या ये प्रयास होगा कि आपके घोषणा पत्र में धमतरी मेडिकल कॉलेज की मांग का भी शुमार हो? पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी लच्चर है कि आज तक हम अगर केंद्र शासन एम्स नहीं बनाती तो हमारे पास कोई बड़ा हॉस्पिटल ही नहीं है कि जिसमें इलाज हो सके। हम तो ये चाहते हैं कि हर जिला स्तर पर एक अच्छा हॉस्पिटल और एक अच्छा कॉलेज की स्थापना हो, जिससे कि लोगों को वहीं के वहीं उच्च स्तरीय चिकित्सा की सुविधा मिल सके। ये नेटवर्क होनी चाहिए। क्यों हम रायपुर की तरफ देखें, क्यों हम बॉम्बे की तरफ देखें, क्यों दिल्ली की तरफ देखें? ये हमारी पर आपकी पार्टी की राय क्या है? नक्सलवाद, विकास के राह से जो लोग भटक चुके हैं वही नक्सलवाद है। अगर मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाए तो नक्सलवाद की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं। आज तक नक्सलवाद के नाम पर केवल राजनीतिक पार्टियों ने गुमराह किया है और उस धन से अपना हित संवर्धन किया है। अदरवाइज नक्सलवाद में भी वही हमारे जैसे आदमी जुड़े हुए हैं, हमारे जैसे इंसान हैं, उनके भी कुछ मूलभूत आवश्यकता हैं। प्रगति होगी, धीरे धीरे नक्सलवाद समूल नष्ट हो जाएगा। विकास की राह तो आगे बढ़ाएं। हमने विकास को कागजों में ही रखा है नक्सलवाद क्षेत्र में जी, हमने मूलभूत आधार पर वहाँ नीचे तक के ले गया ही नहीं। ये ले जाने की आवश्यकता है। जी, आपके वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि हम आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की राजनीति में नहीं जाएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं कि नक्सलवाद के लिए जो आने वाला फंड है उसमें गड़बड़ी होती है, जिसकी वजह से पैसा पूरा नहीं पहुंच पाता। और मैं फंड की बात नहीं किया। नक्सलवाद को समूल नष्ट करने की जो कार्य योजना है जी, उसका प्रॉपर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, जिससे कि जो गुमराह लोग हैं, जो नक्सलवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनको हम आज तक संतुष्ट नहीं कर पाए। उनकी जो मूलभूत भावनाएं हैं उसका अध्ययन करके हमने उस राह पर रास्ता नहीं तय किया। इसलिए ये समस्या धन की कमी नहीं है,
लेकिन योजना का क्रियान्वयन प्रॉपर स्थिति पर नहीं हो रहा है, जिसके चलते नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा। अदरवाइज जो कोई ज़्यादा समय नहीं लगे, हमारे जैसे इंसान है भाई, नक्सल कोई बाहर से आए हुए थोड़ी लोग हैं। तो हमारे ही भटके हुए नौजवान ऐसा माने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे प्रदेश की ही जनता के बीच के तो लोग हैं ना, उन लोग कहाँ बाहर से कोई आसमान से तो नहीं टपके। आपने कहा किसानों से भी आपकी बात हो रही है, किसानों को सरकार 2500 दे रही धान का, आपकी पार्टी क्या इस कीमत को वहीं रखेगी, कम करेगी, बढ़ाएगी? समय आने पे बताएंगे। आप यही तो समय से चुनाव आप पहले ही छत्तीसगढ़ डिक्लेयर किया जाएगा। और ये कौन से समय कहते जाएगा? हम घोषणा पत्र में लाएंगे भैया, अगर अभी से हम ये कह देते हैं कि हम इसको इतना बढ़ा रहे हैं या उतना घटा रहे हैं, ये उचित अच्छा नहीं। ये बता दीजिए कि जो मिल रहा है वो उचित है कि कम है? हमारे अनुसार तो उचित नहीं है। कम है या ज़्यादा? कम है। हम तो ये बोल रहे हैं कि इस पे और किसानों को अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन केंद्रीय मूल्य के अनुसार ही समर्थन मूल्य तय होता है। फिर भी हम दोनों चीज़ों को अपने स्तर पर तय करने की कोशिश करेंगे और बढ़ाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि 2500 रुपये धान मूल्य पूरे देश में कहीं नहीं दे जाए, यहाँ दिया जा रहा है, और भूपेश बघेल सरकार अगले सत्र में 2800 रुपये देने वाली, तो आप क्या 3000 रुपये क्विंटल की घोषणा करेंगे? क्यों नहीं, उससे हम ऊपर भी जा सकते हैं। अगर हमारी जो घोषणा समिति आएगी तो हम उससे ऊपर भी जा सकते हैं। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि 2800 रखेंगे, हम उससे ऊपर भी जाएंगे, ताकि हम किसानों को उस लायक बना सकें कि वो अपने आप में समर्थन मूल्य के लायक धान को बेचने के बाद अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सके। आपका घोषणा पत्र कब तक आएगा? क्योंकि चुनाव को 6-7 महीने रहेगा, तो हम उसी समय देंगे ना, नहीं तो हमारे घोषणा पत्र पे तो बहुत सारे घोषणा पत्र। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत को ऑलरेडी करोड़ों रुपया खर्च करके राज्य सरकार उसको विकास कर रही है। तो आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोग का क्या विजन है संस्कृति और की विरासत को सुरक्षित करने का? हमारी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही पुरानी और बहुत ही समृद्ध है, लेकिन बीच में जो ये स्थिति आई है, केवल कागज़ों में हम संस्कृति और विरासत को क्रियान्वित करने की बात दर्शा रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं के बीच, हमारे आज के जनरेशन के बीच हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आत्मसात करवाने में असफल रहे हैं। और जब तक कि हम आज युवा पीढ़ी को हम छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी रहन सहन, इन सब चीज़ों के विषय में उचित जानकारी और मार्गदर्शन नहीं देंगे, हम छत्तीसगढ़ की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे और यहीं पर ये केवल कागज़ों में रह जाएगा। इसलिए युवाओं को उससे जोड़ना और उसका क्रियान्वयन कराना, उसकी महत्ता को बताना, ये हमारी जिम्मेदारी है। वन क्षेत्रों की रक्षा, कृषि भूमि की सुरक्षा किस योजना के तहत करेंगे? हमारा 80% जो यहाँ की जनता है वो कृषि पर आश्रित है। रकबा की कमी नहीं है, कमी क्या है कि हम 12 महीने फसल के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, संरक्षण है, जैसे मवेशियों से संरक्षण है, ये सब चीज़ें हम नहीं दे पा रहे। आज आप देखें गौठान, आज क्या स्थिति में गौठान के नाम पर पैसे इशू हो रहे हैं, लेकिन सड़कों में गाय भैंस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यवस्था नहीं चाहिए कि कागज़ में रहे। हम अगर किसानों को प्रॉपर मूलभूत सुविधाएं देंगे, वनों के जो वनोपज है उसको संरक्षित करके उचित मूल्य दिलवाएंगे, तो अपने आप हमारे देश की जनता, हमारे किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। ये गरीबी हटाओ का एक अभिशाप है। गरीबी 1971 से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा दिया था, आज तक गरीबी नहीं हटी। तो आप सिर्फ राज्य सरकार की गरीबी हटाएंगे कि पूरे देश को हटाने की योजना है? देश के हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। 40% गरीबी है छत्तीसगढ़ में, आपको आश्चर्य होगा, दूसरे नंबर पर पूरे देश में। ठीक है, आज 22 साल हो गए आज अपना इसको राज्य बने हुए, लेकिन हम 40% गरीबी पे जी रहे हैं, जबकि संसाधन है, समृद्धि है, हर प्रकार के मिनरल्स हैं, खेती है, वन है। फिर क्या कारण है कि हम गरीबी नहीं हटा पाए? तो ये केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना नहीं हो पाना, किसानों को और अन्य उत्पादकों को उचित बाजार नहीं मिल पाना, बाजारों का नेटवर्क नहीं होना, ये बहुत बड़ी खामियां हैं। इसको आगे दूर करके हम समृद्धि ला सकते हैं। अभी वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ संस्कृति को पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ जो है सबसे धनी, सबसे संपन्न प्रदेश है पूरे विश्व में। अब ये दुर्भाग्य की बात है कि 22 साल पूरे हो गए छत्तीसगढ़ बने हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो दुनिया में सबसे निर्धन है। जो प्रदेश दुनिया में सबसे बड़ा संपन्न है,
वहाँ का आदमी सबसे ज़्यादा निर्धन हो, सबसे ज़्यादा उपेक्षित हो, सबसे ज़्यादा शोषित हो। ये आज तक जितने लोगों ने भी यहाँ पर शासन किया है उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ नमक हरामी की है, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का हक नहीं दिया। हम तो पुलिस कचहरी पटवारी का अत्याचार मिटा देंगे और छत्तीसगढ़ के हर जवान को हम रोजगार दिला देंगे। ये हमार छत्तीसगढ़ का मुख्य ध्येय है। हम भीख नहीं देंगे छत्तीसगढ़ियों को, पौरुषवान बना करके, सामर्थ्यवान बना करके उनको उद्योग धंधा सिखाएंगे और उन उद्योग धंधों के माध्यम से वो भिखारी नहीं, मुफ्त का चावल नहीं, पुरुषार्थ का चावल खाएंगे और दूसरों को दान देंगे। ये छत्तीसगढ़ियों का दान देने का काम है। आज तक जितने लोगों ने यहाँ शासन किया वो छत्तीसगढ़ियों को भिखमंगा बना दिया। और जब भी किसी देश के नागरिक को मुफ्त में कुछ चीज़ मिलता है तो नपुंसक हो जाता है। जो अपने पुरुषार्थ की कमाई नहीं खाता है वो नपुंसक हो जाता है। हम इस नपुंसक पने को हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी के माध्यम से दूर करेंगे और छत्तीसगढ़ के गली गली में जाके अलग जगाएंगे। अन्यायी अत्याचारी को छत्तीसगढ़ से भगवाएंगे। हम छत्तीसगढ़ के हर जवान के दिल के धड़कन आगी हैं, हम छत्तीसगढ़ के बागी। ये हमारे छत्तीसगढ़ पार्टी का मुख्य। आज जो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि छत्तीसगढ़िया कौन है, छत्तीसगढ़ की परिभाषा क्या है? देखिए, जो छत्तीसगढ़ के लिए अपना तन मन धन सब अर्पित करने के लिए तैयार है वो छत्तीसगढ़िया है। वो चाहे आज आया हो चाहे कल आया हो। और जो छत्तीसगढ़ का शोषण कर रहा है वो चाहे यहाँ 1000 वर्ष से रह रहा हो, छत्तीसगढ़ का शोषण करता छत्तीसगढ़िया नहीं है। छत्तीसगढ़ का आपने मूल निवासी कहा तो मूल निवासी की परिभाषा क्या है? आपने मूल निवासी कहा। भाई, मूल निवासी का मतलब है जो शुरू से यहाँ रहते रहे। आप किनको मानते वो तो गौड़ आदिवासी रहते हैं यहाँ शुरू से। असली छत्तीसगढ़िया को गौड़ आदिवासी मानते हैं। आदिवासी जो हैं, वनवासी जो हैं, वो यहाँ के मुख्य निवासी रहे रामायण काल से। आप रामायण काल में भी देखिए तो ये दंडकारण्य था, तब भी ये दंडक वन में रहने वालों का मूल भूमि था, आज भी है जी। एक मांग और चल रही है, दंडकारण्य राज्य बनाने की मांग चल रही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, दंडकारण्य और कोई चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जो शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। दयानतदारी के साथ जो छत्तीसगढ़ के लोगों को न्याय दिला सकता है, जिनको संबल बना सकता है, उनको पुरुषार्थी बना सकता है, भिखमंगा नहीं। वो खुद अपने धान का मूल्य खुद निर्धारित करे, सरकार नहीं। ये किसी भी मतदाता को हर प्रकार से गुलाम बनाने की प्रवृत्ति है। भीख देने की बात या धान के मूल्य, किसान खुद इतना संपन्न हो जितने में चाहे उतने में धान बेचे जी। किसी सरकार पर वो भरोसित न रहे जी। शहरी जीवन से तंग आकर लोग गांव की तरफ जाना चाह रहे हैं। क्यों? शहरी जीवन से तंग आकर कंक्रीट के जंगल से निकलकर प्राकृतिक वातावरण में लोग गांव जाना आज पसंद कर रहे हैं। और आपके ये जो चुनावी घोषणा पत्र है या जो विजन है, इसमें कहा गया कि उस गाँवों में शहरी व्यवस्था विकसित करना, तो गांव भी शहर जैसे हो जाएंगे तो फिर सुकून शांति मिलेगी कहाँ? वनवासी जीवन को सामंजस्य में गाँव में ऐसा करना। आज के डेट में क्या हो रहा है, युवा शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। गांव में जो लोगों की संख्या धीरे धीरे गांव से हटके शहर की तरफ आ रही, शहर की आबादी का लोड बढ़ते जा रहा है। कारण क्या है कि हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गांव के अंदर हम विकसित नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते लोग यहाँ पर शहर की तरफ जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं विकसित हो, स्वच्छ पेयजल मिले, वहाँ के वातावरण सही हो, नाली, नल, रोड, इन सब चीज़ों की व्यवस्था हो और ग्रामीण बाजार के माध्यम से हर वो चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हो जो हमारे दैनिक ज़रूरत की आती हैं। रोजगार के अवसर हों तो अपने आप पलायन रुकेगा, तो गांव में भी विकास आएगी, शहरीकरण होगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम शहरीकरण के लिए भाग रहे हैं, गाँवों को उसके हिसाब से मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद आप कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संवर्धन के लिए बहुत काम हो, हर कोई इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ी साहित्य और छत्तीसगढ़ी भाषा के संवर्धन के लिए या विकास के लिए अभी तक कोई काम नहीं हुआ।
जैसे आपने कहा कि हर युवाओं को छत्तीसगढ़ी बोली बोलना चाहिए, उसमें रंग ढंग उसमें चलिए, लेकिन वो आज तक नहीं हो पाया। तो क्या आप इस पर फोकस करेंगे या इसका कारण क्या समझते हैं? उसका कारण आप बताइए कि क्यों नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कारण क्या है, आप भी जानते हैं। जब बच्चा नर्सरी या KG1 में जाता है, आप साउथ इंडिया की बात सोचिए, वहाँ पर मातृभाषा का एक वहाँ पर सब्जेक्ट रहता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ मातृभाषा का कोई सब्जेक्ट है क्या नर्सरी या इस लेवल पर? नहीं। जब उसको ज्ञान ही नहीं है उस चीज़ का, तो फिर आगे छत्तीसगढ़ी की संस्कृति को क्या समझेगा और वो कैसे समझेगा कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, गर्व करेगा। तो आपकी क्या योजना है? हम उसी तरीके से ग्राउंड लेवल पर प्लेटफॉर्म तैयार करके ऐसा करें कि हमारा युवा जो है आगे बढ़कर छत्तीसगढ़िया होने के गर्व करे और उस चीज़ को स्वीकार करे। हमको बहुत अच्छा लगता है जब अमेरिका में छत्तीसगढ़ के लोग मिलकर वहाँ पर एक छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा क्लब बना के रखे और छत्तीसगढ़िया गर्व से कहते हैं, लेकिन वही स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं देखने को मिलती। यहाँ पर युवा कोई छत्तीसगढ़ी बोलते नहीं दिखता हमको। ये लंदन में भी हम लोग रायपुर में हैं तो हम लोग ब्राह्मण पारम बड़ा छत्तीसगढ़ी हम बोलते हैं, लेकिन बाहर निकलो यूनिवर्सिटी में छत्तीसगढ़िया बढ़िया बोला जाता है, लेकिन बाहर निकलो तो पता चला छत्तीसगढ़ी गायब हो गया। तो छत्तीसगढ़ी भाषा और बोली को आपकी सरकार बनती है तो क्या स्थान बिल्कुल मिलेगा? मान्यता दी जाएगी और उसके प्रचार प्रसार के लिए और आत्मसात करने के लिए भी कार्य किया जाएगा। आपके सहकारिता के माध्यम से राज्य की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं, जिसका उल्लेख भी आपने किया है। हो सकती है। तो ये इसके लिए क्या विजन है आप लोग का? सहकारिता आंदोलन के माध्यम से समस्याएं, जैसे महाराष्ट्र में मजबूत है सहकारिता आंदोलन, छत्तीसगढ़ में मजबूत हो, तो उसके लिए क्या विजन है आप लोग का? इसको सहकारिता का हम बाजार वो करेंगे, हमारा इसमें प्रबंध संस्थान बनेंगे, तो इसमें बहुत सारे काम जो युवाओं को कुछ सहकारिता से जोड़ना है। और सबसे बड़ी बात है, हम पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहते हैं सहकारिता को, इससे कि आम पब्लिक, आम युवा उससे जुड़ सकता है। ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं प्रयास। जिलाध्यक्ष महोदय से सवाल है। धमतरी में 3 विधानसभा है और 2 में भाजपा और 1 में कांग्रेस है। अभी तो तीनों विधानसभा पे जैसे बताया कि 90 सीट पे लड़ना है, तो तीनों विधानसभा में इस पार्टी के कैंडिडेट खड़े होंगे, तो किस प्रकार की आपकी क्राइटेरिया होगी उनके लिए और क्या ढूंढेंगे? क्योंकि अब तो यह नया आया है, तो क्या आपको कैंडिडेट मिलेगा? कल हमारी नियुक्ति हुई है मेरी, और अब जो कमेटी बनेगी वो तय करेगी सारे क्राइटेरिया को। रह गई बात मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद मुझे जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उस हिसाब से मैं काम करूंगा, लेकिन यह तय बात है कि तीनों जिले को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वहाँ के नेताओं को जानता हूं, तो किसका क्या है वो सब मैं समय आने पे। क्या माना जाए कि एक उम्मीदवार आप भी होंगे? अब वो देखिए पार्टी तय करेगी, इसको अपन तो कुछ बोल ही नहीं सकते। इनका मूल सवाल ये था कि प्रत्याशी चयन का मापदंड क्या होगा? मापदंड तो ये रहेगा भैया कि एक साफ सुथरा व्यक्ति हो, लेकिन आजकल ढूंढने में मिलेगा नहीं वो, है नहीं, और वही ढूंढने हैं अपने को। अब मुझे ये किस लेवल में समझ के अध्यक्ष बना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने लेवल में काम करके धमतरी के तीनों विधानसभा में एक अच्छा सशक्त दावेदार खड़े करने का प्रयास करूंगा। धर्मांतरण पर आपका व्यू क्या होगा? धर्मांतरण तो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, उस पर व्यू क्या है, उसको रोकना है, बस वही उद्देश्य है जी। आपकी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मेन मुद्दा आता है फंडिंग का, भारी भरकम फंड लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है, इनकी व्यवस्था सोर्स क्या होगा? आप मानते हैं कि चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च होता है? जी बिल्कुल होता है, हर पार्टी का। लेकिन आप देखते हैं कि जो खर्च दिया जाता है वो तो बहुत कम दिया जाता है, 20 लाख 50 लाख। आप कैसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खर्च होता है? वो सब क्लाइमेक्स वाला रहता है। लेकिन अभी आप प्रेस वॉर कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपकी व्यवस्था कैसी होगी, क्या आप भी उतना ही खर्च करेंगे? जितना उचित होगा, जो पब्लिक के बीच पहुंचने के लिए जो आवश्यक होगा, उन्हीं खर्चों पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि हम सुचिता की बात कर रहे हैं तो फिर हम उसी प्रकार से रास्ता चलेंगे तो कैसा चलेगा? स्वच्छ छवि के लोगों को लाना है और जनता उसको स्वीकार करे, ऐसे लोगों को लेकर आना है। तो जो जनता के बीच का आदमी, उसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? वो तो जनता के बीच का व्यक्ति है। ये नरवा गरवा घोरवा बाड़ी शराबबंदी पे हम अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते। शराबबंदी बहुत बड़ा इशू है और जो सरकार अभी चल रही है वो तो कितने दिनों से शराबबंदी करना चाह रही, नहीं कर पाई। हम उस पर देखेंगे कहाँ क्या वो है, उसके हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको घटाया जाए और उसके बाद बंद किया जाए तो ठीक रहेगा। हमारा स्टेट के जो बड़े बड़े इशू हैं, आपका अभी तक उसमें कोई स्पष्ट लाइन नहीं बन पाई, चाहे धान का सवाल मैंने किया, चाहे नहीं धान पर स्पष्ट हमारी नीति है। आप धान की बात क्यों करते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर लोग एक फसल लेते हैं, आपके धमतरी बेल्ट को छोड़ दीजिए, एक फसल लेते हैं।
एक फसल केवल धान के फसल लेते हैं और उस पर मांग करते हैं कि हमको 2800 मिले, 3000 मिले, 3200 मिले, 3400 मिले। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप कि ऐसा नेटवर्क प्रस्तुत किया जाए इसमें खेती का कि हमारा किसान 3 बार फसल ले, तो 1500 रुपये भी धान का मिलेगा कि उसको तो 4500 रुपये साल भर में कमाएगा वो। ठीक है ना, तो इस तरीके की योजना लानी है। धान के रेट के विषय में आप बात मत कीजिए, ओवरऑल फसल और ओवरऑल किसान की समृद्धि की बात कीजिए। आपातकाल को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निरंकुशता लाना एक प्रकार से वो गलत होता है। जी, तो ये लोकतंत्र सेनानी जो 19 महीना जेलों में रहे, उनको सम्मान निधि मिले, क्या उसके लिए कुछ प्रयास आपके घोषणा पत्र में होगा? भाई उस पर देखिए विचार। अभी तो जो पार्टी सत्ता में थी, केंद्र में सत्ता है, उनके ज़्यादातर लोग आपातकाल में जेल में थे और वो लोग निर्णय कर रहे हैं। हम देखेंगे अगर हमारे लिए उचित हुआ उस पर कुछ करने का। नहीं, हाई कोर्ट ने भी कहा है हमारी सत्ता अगर आती है तो उस पर भी हम कोई ठोस निर्णय लेंगे। और कोई ऐसी चीज जो हम भूल गए पूछना और आप कहना चाहते हैं तो भी बता दीजिए। अरे भाई साहब, आप क्या भूलेंगे, हम तो ये बोलते हैं आप और पूछिए जो आपके जिज्ञासा हो। ओके, थैंक यू। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।